हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपनी बात करना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने 4 चैप्टर करवा दिए हैं, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड हिस्ट्री के। आज हमारा चैप्टर रहेंगे 5 एंड 6। तो मैं आज 5 एंड 6 चैप्टर कराने वाली हूँ। और हाँ, एक चीज़ और गाइस मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार वीडियो को देखिए तो सही। एक बार आप प्लानर का, जो मैंने प्लानर बनाया है डीएसएसबी के लिए, एक बार वो प्लानर से गो थ्रू तो होइए कि कैसा प्लानर है। अगर आपको प्लानर अच्छा लगता है तो उसे फॉलो कीजिए, देन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और डेली टारगेट वीडियो भी मैं दे रही हूँ, डेली टारगेट बना रही हूँ कि डेली में हमें इतना पढ़ना है। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी सीरीज है। अगर आप जैसे एनसीईआरटी सीरीज रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है तो उस टाइम पे आप अपने ईयरफोन का यूज़ कीजिए, ईयरफोन लगाइए, देन आप अपना ये एनसीईआरटी सीरीज पढ़ सकते हैं हमारे साथ। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो अब मैं बीपीएससी का प्लान भी देने वाली हूँ 3.0 का, जो 50 डेज का प्लान होगा, रोड मैप होगा। पहले आपको मैं रोड मैप दूंगी, फिर उसके बाद डेली टारगेट दूंगी। ठीक है, तो चलो आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन है हिस्ट्री का 5। ठीक है, तो क्या है? अध्याय 5, राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसकी नानी जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतलब अभी तो हम मतदान के जरिए शासक चुनते हैं, पर बहुत साल पहले कैसे शासक चुने गए, इस बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है, जरिए आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कैसे होते थे? 3000 साल पहले यज्ञों को आयोजित करके। जैसे अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी थी। मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ का मतलब अपने घोड़े को छोड़ दिया, स्वतंत्र विचरण करता था, और जिसने उनके घोड़े को पकड़ लिया या रोक लिया तो उसे, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, उससे लड़ाई लड़नी होती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा? विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। किससे सम्मानित किया जाता था? उपहार से। किसे? विशिष्ट पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये लाइन दे सकता है कि अश्वमेध यज्ञ में जो आमंत्रित राजा थे वो राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। क्या करते थे? जो राजा का मुख्य स्थान होता था उसे क्या करते थे? राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये लाइन। युद्ध क्षेत्र में राजा सारथी ही उसका सहचर है। कौन है? सारथी सहचर होता है युद्ध क्षेत्र में। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। कौन करता था? सारथी। ध्यान रखना, नॉट मंत्री। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। किसको? रानियों और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे अश्वमेध यज्ञ में। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे। जो विष थे, विष जिन्हें वैश्य कहा जाने लगा, वो भी क्या
लाते थे? उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित उन्हें क्या मानते थे? शूद्र। किनको? विष और वैश्य को। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। विष, वैश्य या शूद्र को उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये है वर्ण व्यवस्था की सूची। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम क्या थे? खेती, पशुपालन, व्यापार। और शूद्र का काम था अन्य 3 वर्गों की सेवा करना। मतलब 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? वो यज्ञ पूजा वगैरह कराते थे। एंड क्षत्रियों का काम था युद्ध करना। देन वैश्य का काम था खेती, पशुपालन करना। और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा के लिए थे। 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने के लिए कौन था? हमारे शूद्र थे। ठीक है। जनपद। अब हम पढ़ रहे हैं जनपद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। जो महायज्ञों का आयोजन करते थे वे राजा जन के राजा न होकर किन के राजा हो जाते थे? जनपद के राजा हो जाया करते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह। जनपद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछता है, ये शाब्दिक अर्थ ध्यान से सुना करिए और नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेता है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। किसके बसने की जगह? जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं। इधर मानचित्र है, नेक्स्ट पेज में मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ठीक है। पुरातात्विदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातात्विदों ने इन जनपदों की, जो जनपद थे उनकी कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला। दिल्ली में कौन सा? पुराना किला। उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का पुराना किला, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। कौन? हस्तिनापुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास। और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या क्या? चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों। ठीक है। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। जो चित्रित धूसर पात्र थे, यानी कि जो हमारे मृदभांड थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो चित्रित धूसर थे उनमें क्या मिला है? हमारी थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। शायद इनका प्रयोग कब करते थे? खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? जो चित्रित धूसर मृदभांड थे या पात्र थे, उनमें सबसे ज़्यादा क्या मिली है? थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। और ये बहुत ही सुंदर पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। और इनका प्रयोग कब किया जाता था? खास मौके पर या महत्वपूर्ण लोगों को भोजन कराने के लिए किया जाता था। ठीक है। ये देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कैसे? कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों पे कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति में बनाए गए थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप इसे नोट कर लेंगे। क्या? जो चित्रित धूसर पात्र थे उन्हें कैसे बनाया जाता था? आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में बनाया जाता था। अब आगे पढ़ेंगे महाजनपद। अभी हमने जनपद के बारे में पढ़ा, अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। 2500 साल पहले कुछ महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात
इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर और की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ध्यान देना, चारों ओर किसकी लकड़ी की, ईंट की, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किसमें? महाजनपदों में किलेबंदी की गई थी। जो कई राजधानियां थी महाजनपदों की, उनमें किलेबंदी की गई थी। किससे? चारों ओर की गई थी। किससे? ईंट, लकड़ी एंड पत्थर से। ठीक है, ये है आपका मानचित्र। ठीक है, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, और टेलीग्राम का लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यह देखो, तक्षशिला, हस्तिनापुर, पंचाल, वैशाली, बज्जी, मगध, अंग, कौशाम्बी और उज्जैन, और नदियाँ भी दी गई हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से, एक मिनट गाइस, ठीक है, आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी को चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो किलेबंदी हुई थी राजधानी में, तो इससे यह प्रतीत होता है कि राजाओं के आक्रमण के डर से की गई होगी, और कुछ राजाओं ने अपनी जो विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी की, वो किस लिए? अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, इसलिए भी बनाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो दीवार है वो कौशाम्बी के किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है। कहाँ मिला है? जो कौशाम्बी के किले की दीवार है, वो आधुनिक मतलब वर्तमान में कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले जन हुए, जन के बाद जनपद हुए, और महाजनपद में राजा क्या करने लगे थे? सेना रखने लगे थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभव था आहत सिक्कों, किसके द्वारा? आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? इसमें अध्याय 8 में। ठीक है, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइस, कुछ चीज़ों की डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बुक में दिया गया है, तो हम धीरे धीरे पढ़ते हुए जाएंगे। हमारा पर्पस ये नहीं है कि मेन पॉइंट पढ़ाना। हर चैनल पे आपको मेन क्रिस्प पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, पर हमारा पर्पस ये है कि जो NCERT रीडिंग के लिए हर एग्जामिनर बोलता है, तो हम वो रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं पूरी? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ओनली आहत सिक्कों के बारे में पूछे। वो ये भी लिख सकता है सिपाहियों को नियमित वेतन देकर साल भर रखा जाता था या नहीं महाजनपदों में, तो आपको नहीं पता है ना, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? NCERT रीडिंग से। तो इसलिए मैं NCERT का एक भी वर्ड, एक भी शब्द मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं डिट्टो पढ़ रही हूँ, क्योंकि डिट्टो पढ़ने से ही मुझे फ़ायदा है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। आगे हमारी कर प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। ठीक है, बड़ी सेना रखते थे, आपने पढ़ा है, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यानी कि जब महाजनपद किलेबंदी करवाएंगे तो उनके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अब नियमित रूप से कर लागू कर दिया। तो महाजनपद काल में क्या क्या हुआ? एक तो नियमित सेना रखने लगे थे, उन्हें वेतन देने लगे थे पूरे साल, और कुछ वेतन के रूप में आहत सिक्के भी दिए जाते थे, और क्या होने लगा था? कर वसूलने लगे थे। तो कर किस पे लगता था? तो ध्यान देंगे, फसलों पर कर लगाए गए, कारीगर के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, एंड आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो आखेटक संग्राहकों को क्या देना होता है? जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है,
इन पे तो कर लगाए जाते थे, पर आखिर तक जो संग्राहक थे उन्हें जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं होती थी उन्हें कर के रूप में देनी होती थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कृषि में परिवर्तन, महाजनपद काल में कृषि में क्या चेंजेज आए इसके बारे में हम आज अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इस युग में कृषि के 2 बड़े परिवर्तन हुए। ध्यान देना, 2 बड़े परिवर्तन हुए। कब? महाजनपद काल में। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल था उसके फाल किसके बन रहे थे? लोहे के बन रहे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। जो दूसरे लोग थे उन्होंने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया गया। जो लोग खेती से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा, पहले तो धान बीज बो के उगाते थे, फिर उनका पौधे ले आके हम लोग खेत में लगाते हैं, तो वो धान रोपण होता है। ठीक है, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, महाजनपद का है। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। अब हम बात करते हैं मगध की। जो महाजनपद था हमारा उसमें एक मगध था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कौन से जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको मैप में बता दिया है, लगभग 200 साल के भीतर, कब? 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती हैं। तो 200 साल पहले सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन बना? हमारा मगध, और वहाँ से गंगा और सोन नदियाँ बहती हैं। कहाँ से? मगध से। यातायात, जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। किससे भरा था? एक हिस्सा जंगलों से। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। ठीक है, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। तो मगध इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ से गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी, जैसे खेती के लिए लाभ हुआ। और एक क्षेत्र जो था मगध का वो जंगलों से भरा था और उसमें हाथी पाए जाते थे और हाथियों को सेना के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। देन वहाँ पे लोहे की खदानें थी जिससे हमें हथियार और औजार बनाने के लिए बहुत सारा लोहा मिलता था। ठीक है, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन से? बिंबिसार और अजात शत्रु। ध्यान देंगे, मगध के 2 शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार और अजात शत्रु या शत्रु। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे, महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया था। तो किसने फैलाया था उत्तर पश्चिम भाग तक? महापद्मानंद ने। ठीक है, बिहार में राजगीर आधुनिक राजगीर है। जो बिहार में राजगीर है आधुनिक राजगीर है। बिहार वाले ध्यान से अब देखेंगे। ठीक है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। बिहार में राजगीर कई सालों तक किसकी राजधानी रही? मगध की। और बाद में किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र को, जिसे आज पटना कहते हैं, राजधानी बनाया। तो ध्यान रहेंगे, पहले राजगीर को बनाया गया था राजधानी, देन दूसरे नंबर में पाटलिपुत्र को। ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर, कौन? ध्यान देना, मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जो मैसोडोनिया का राजा सिकंदर था वो विश्व विजय करना चाहता था और वो पूरी तरह सफल ना होकर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ कहाँ आ रहा था? भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, इससे क्वेश्चन बनता है। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं बज्जी की। अभी हमने मगध पढ़ा, अब हम बज्जी पढ़ेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही बज्जी राज था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, जो शासन व्यवस्था थी अलग किस्म की, उसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो गण संघ में जो शासक होता था, उसका प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ध्यान देना, मगध में नहीं था, ये बज्जी में था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। कैसे? एक साथ सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। कहाँ की? बज्जी की जो गण संघ की सभाएं थी, उसमें स्त्री, दास, कर्मकार सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है बॉक्स, तो ध्यान से पढ़ना। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। जो बज्जी संघ का वर्णन है किससे पता चलता है? हमारे दीर्घ निकाय से। ध्यान देना, दीर्घ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु या अजातशत्रु और बज्जी और संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु था वो बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्हें अपनी मंत्री वत्साकार को किसके पास भेजा था? बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति नहीं करेंगे, तब तक, यानी कि जब तक क्या नहीं करेंगे? वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है, सॉरी, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? तब उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते थे तथा जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक क्या क्या होगा? वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनसे उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक ये हमारा बज्जी मतलब उन्नति करता रहेगा। ये बुद्ध ने उनसे बुद्ध ने कहा था। बुद्ध के पास कौन गया था? अजातशत्रु का आक्रमण करना चाहता था, तो उन्होंने अपने मंत्री वत्साकार को बुद्ध के पास भेजा था। किसका मंत्री था? अजातशत्रु का। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण संघ पर विजय प्राप्त की, उन्हें अपने राज में शामिल किया। तो अध्याय 9 में पढ़ेंगे। जो महाजनपद थे, महाजनपद के बाद क्या आ गए थे? हमारे गुप्त लोग, उन्होंने उन पर विजय की प्राप्त की थी। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट शब्द थे जो हमने पढ़े राजा के बारे में, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, किलेबंदी कैसी थी, सेना, कर, पौधारोपण और गण और संघ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इस पॉइंट से हमारा पूरा लेसन रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तिथियां, नए शासक 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन 23,000 साल पहले, 2300 साल पहले, गण संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। तो गाइज आज था ये हिस्ट्री का हमारा 5th चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और BPSC 3.0 के लिए भी मैं प्लानर बना रही हूँ, तो 1-2 दिन में मैं वो शेयर कर दूँगी। 50 डेज का प्लानर है, रोड मैप है एंड डेली टारगेट तो हमारा चल ही रहा है DSSB के लिए। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।